कभी ऐसा हुआ है कि ये बोर्ड पढ़ के किसी ने फ़ोन किया हो कि तुम भी मुसलमान हो, ऐसे करके यहाँ मत बैठना, या कभी जात पात के नाम पे कभी फ़ोन किया गया हो, या किसी ने बोला हो भी यहाँ पे मत बैठो, या किसी ने ये बात कही हो भी वापस चले जाओ? जब किसी सरदार को देखते हो, किसी ने पगड़ी बांधी होती है, तो फिर मन में क्या विचार आता है? हम मुसलमान हैं, हमारे सामने से कोई सरदार जी आ रहे हैं, कोई डर की भावना नहीं उत्पन्न होती। ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर हम कहीं भी मजबूर हो जाएं या कहीं परेशान हो जाएं, तो अगर कोई रुकता भी है तो वो पूछता है पहले कि क्या बात है, परेशानी है कोई। अगर हम बताते हैं कि परेशानी है तो वो उसका हल निकाल देते हैं, वो उनसे जो मदद हो सके वो कर देते हैं। कभी ये महसूस हुआ कि वहाँ से दिल्ली से निकल जाएं, कहीं और चले जाएं, हम सेफ़ हो जाएंगे? हिंदू मुसलमान तो हम बाद में, सबसे पहले तो हम इंसान हैं। अगर इंसानियत के नाते एक दूसरे को बरता जाए तो कोई लड़ाई, कोई बवाल नहीं होगा। मान ली चंडीगढ़ के पॉइंट में बैठे हो, किसी ने अभी तक खाना खिलाया भी? ठीक है, तुम काम कर रहे हो, यहाँ पे आते हो, मेहनत करते हो। वही 11 बजे के टाइम पे या 11 से 12 के बीच में ही अपने आप ही रोज़ के रोज़ वो चाय मेरे को देते हैं। दिल्ली में और चंडीगढ़ के माहौल में, या कह दे कि मोहाली में रहते हो, क्या फ़र्क दिखाई देता है दोनों में? कि अगर हम अपनी मशीन छोड़ के भी कहीं चले जाते हैं घंटे 2 घंटे के लिए, तो हमारी सुई भी नहीं गायब होती है। या खाने के लिए कभी क्राइम करने का विचार आया भी आज रोटी नहीं खाने के लिए? क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं विजय ते पंजाबी चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਸ਼ਿਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਸ਼ਿਮ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਸ਼ਿਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਸ਼ਿਮ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਸ਼ਿਮ ਦਾ यूपी तो दिल्ली ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲ ਭੇਦ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਸ਼ਿਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਸ਼ਿਮ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ यूपी ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। हाँ जी, मेरे को दिल्ली में लगभग में मेरे को 11 साल हो गए थे काम सीख के, और काम करते वक्त मेरे को 11 साल हो गया था। फिर उसके बाद में आज मेरे को 14 साल हो गया है काम करते करते ही सिलाई का, जिसमें से मैंने 3 साल चंडीगढ़ में गुजारे हैं। जो कि पहले मैं दिल्ली में था, दिल्ली में काम घट है, इसलिए मेरे को यहाँ पे मेरे डैडी ने बुला लिया था। वो यहीं पे काम करते हैं, जैसे मैं टेलर का करता हूँ वैसे ही वो भी टेलर का करते हैं। अल्ट्रेशन वो भी करते हैं, मैं भी अल्ट्रेशन ही करता हूँ। तो वहाँ के और यहाँ के माहौल में बहुत फ़र्क है। नहीं, वो यूपी से दिल्ली गए थे, पिताजी के साथ गए थे? हाँ जी, हाँ जी, पापा जी के साथ में ही मैंने 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है। उसके बाद में मैं पढ़ाई पापा मेरे भेजते थे, फिर भी जो है हम लोगों को, हमारे जो और दोस्त भी थे वो भी इधर उधर बेले घूमते थे, तो हम भी उनके साथ में ही इधर उधर घूमते थे। पापा जी मेरे ये सब देख के उन्होंने कहा कि इसने पढ़ना तो है नहीं, उसके बाद में कोई काम ही सिखा दो ताकि आगे चल के कामयाब हो सके। नहीं पढ़ाई के हिसाब से तो काम के हिसाब से अपने कामयाब हो सके। तो उनके साथ में मैंने 11 साल काम करके उन्हीं के साथ में सीखा है और उन्हीं के साथ में किया है। दिल्ली में जब गए यूपी से दिल्ली में, तो क्या काम करते थे दिल्ली में? दिल्ली में तो स्टार्टिंग में मैं जब काम सीखा हूँ तो एक्सपोर्ट का काम, जो बाहर का काम होता है वो काम मैंने सीखा है। उसके बाद से फिर ये अपने जो इंडियन काम है, डोमेस्टिक काम है,
जैसे कि कुर्ती बनना, प्लाज़ो बनना, शर्ट बनना, ये सब चीज़ें बनाते थे। फिर वहाँ पे ऐसा हुआ कि जैसे कि अभी काम है 10 लोगों का, मगर वहाँ पे करने वाले बहुत हैं, तो इस करके काम घट मिल पाता था हम लोगों को। तो इस चक्कर से हम लोगों को यहाँ पे पापा जी ने बुला लिया कि उधर काम कम है, आप इधर आ जाओ, इधर दिहाड़ी जो है आपकी सही बन जाएगी, थोड़ा बहुत कमा लोगे, बचा लोगे कुछ आगे। दिल्ली में कितने पैसे कमा लेते थे काम करते थे तो? दिल्ली में तो जैसे कि 400 दिहाड़ी बन जानी, कभी 500 बन जानी, कभी तो 300 की भी हो जानी, ऐसा काम था। क्योंकि वहाँ पे करने वाले ज़्यादा, और पूरे दिन का कभी काम भी नहीं मिलना था, कभी पूरे दिन का मिल जाना तो कभी हाफ दिहाड़ी ही काम ख़त्म हो जाना। जब दिल्ली में थे वहाँ में तो हमने देखा था 6 महीने पहले शाहीन बाग का जैसे वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, तो कोई दिक्कत आई है? हमने देखा भी बाकी मुसलमानों को भी वहाँ पे दिक्कत आई थी, वहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा था, इसे लेके कोई वहाँ पे दिक्कत आई हो? वैसे हम लोगों के काफ़ी रिश्तेदार भी उस साइड में थे जो यही सिलाई का ही काम करते हैं कंपनी में, तो उन्हें तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। जो हमारे लोग थे उन्हें कोई दिक्कत आई नहीं। जो वहाँ पे प्रॉपर्ली रह रहे हैं उन्होंने ये प्रोटेस्ट चालू किया था कि अब हमें तो काम वहाँ पे करना है, अपने काम से बस बाहर निकलना है, उसके बाद फिर काम पे अपने कंपनी में। तो हमें तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं, और उसके चलते काफ़ी जगहों पे जो है देख के दंगे हुए, फसाद हुए, मगर हमें कोई दिक्कत नहीं आई उस जगह पे। अब आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर यहाँ पे रह रहे हैं, और आपके पिता ये भी क्या काम करते हैं और कहाँ पे हैं? मेरे पापा भी यहीं हैं, यहीं रहते हैं, और मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी एक छोटी लड़की है 1.5 साल की, तो हम 4 लोग यहाँ पे रहते हैं। और पापा जी काफ़ी पहले से यहाँ पे हैं, मेरे 6 साल से पहले से हैं। मेरे को अभी 3 साल पीछे उन्होंने बुलाया था यहाँ पे, तब से मैं इधर आ रहा हूँ। बाकी दिल्ली वाला काम मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया है। तो छोड़ा क्यों? वहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं रहा, या फैक्ट्री बंद हो गई है, फिर या काम क्यों पापा छोड़ दिया? फैक्ट्री तो चल रही है, बस बात वही है कि वहाँ पे प्रॉपरली काम मिलता नहीं है। 4 महीने अगर काम आपको मिल गया तो 8 महीने आपको ढंग से काम नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को लेके हमें तो रोज़ की दिहाड़ी निकालनी है, रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना है, तो इसलिए वहाँ से छोड़ दिया। इधर ये था कि यहाँ पे अपना रिपेयर का, अल्ट्रेशन का काम है, ये तो 12 महीने चलना ही चलना है, इसलिए यहाँ पे आके काम हमने शुरू किया। अब यहाँ पे बैठे हो, कितने समय हो गए यहाँ पे चंडीगढ़ में बैठे हुए, ऐसे बाहर लगा के मशीन बैठे हुए? किसने रोकने की कोशिश नहीं की भी यहाँ पे मत लगाओ मशीन, यहाँ पे अलाउड नहीं है? हाँ, यहाँ पे कहा गया कि आप जो है यहाँ पे अलाउड तो है नहीं, आप ऐसे फुटपाथ पे बैठोगे, बाहर की साइड में बैठोगे तो आपको जो है स्टेट ऑफिस वाले तो उठाएंगे। उनका एक काम है, उनका फ़र्ज़ है, उनको दिया गया है कि आपको कोई बाहर जो है बंदा दिखता है तो उसको आप उठाओ। क्यों बैठा है? शॉप में बैठे, दुकान में अपनी लगा के, दुकान खुद की ले, उसमें बैठे, ये तो यहाँ पे अलाउड नहीं है। बस ये है कि हमारा कोई काम नहीं, अभी वेले थे तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, अपने घर का खर्चा निकालना है, किराया भाड़ा भी देना होता है, रेंट पे रहते हैं। मुश्किल बात होती है, इस वक्त तो किसी का काम चल नहीं रहा है और हम बैठे हैं 200-300 की दिहाड़ी अपनी निकाल के घर का खर्चा चला रहे हैं। अभी जैसे बोल रहे हो कि 9 फेस में रहते हो, चंडीगढ़ में, ये पास ही है 9 फेस, तो शाहीन बाग का माहौल देखते हैं तो ये कहा जाता है कि जो कम गिनती वाले लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। दिल्ली में और चंडीगढ़ के माहौल में, या कह दे कि मोहाली में रहते हो, क्या फ़र्क दिखाई देता है दोनों में? दिल्ली में और यहाँ मोहाली में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे तो ये है कि अगर हम अपनी मशीन छोड़ के भी कहीं चले जाते हैं घंटे 2 घंटे के लिए, तो हमारी सुई भी नहीं गायब होती है। हम दिल्ली में ऐसे कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते। यहाँ तक कि अगर अपने घर का दरवाज़ा भी खुला छोड़ दिया तो वहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो दिल्ली के माहौल में यहाँ के माहौल में बहुत फ़र्क है, और अफरा तफरी नहीं है, यहाँ शांत माहौल है। सब कुछ मेरे को तो अभी तक जो एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे आके बढ़िया लगा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आके मेरे को। ये भी बोला जा रहा था कि जो दिल्ली से मुसलमान निकले हो, जैसे आप भी मुसलमान हो, जो निकले हैं दिल्ली से, वो शाहीन बाग के जहाँ जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसके बाद अलग अलग जगह चले गए, निकल गए क्योंकि अत्याचार हो रहे थे। क्या कभी ये महसूस हुआ कि वहाँ से दिल्ली से निकल जाएँ, कहीं और चले जाएँ, हम सेफ़ हो जाएंगे? वैसे तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिन्होंने ऐसा किया वो उनकी अपनी अलग सोच है। हम तो ये जानते हैं कि कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पे ऐसा होता हो, मगर मैं जहाँ पे रहता हूँ, यूपी में रहता हूँ, वहाँ पे भी ये चीज़ नहीं है। हम हिंदू भी हैं, वहाँ पे हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, आपस में मिलजुल के हम उनकी शादियों में जाते हैं, वो हमारी शादियों में जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपस में लड़ें कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं,
हिंदू मुसलमान तो हम बाद में, सबसे पहले तो हम इंसान हैं। अगर इंसानियत के नाते एक दूसरे को बरता जाए तो कोई लड़ाई कोई बवाल नहीं होगा। अगर हम अपने अपने धर्म को लेकर लड़ते रहे तो बाकी सब चीज़ें पीछे आ जाएंगी। हमारा धर्म पे ही लड़ाई चलती रहेगी। बाकी जो उन्नति होनी है, जो कुछ होना है, वो सब पीछे चला जाएगा। उससे आगे कुछ नहीं बढ़ पाएगा। अपने आप को यहाँ पे सेफ महसूस करते हो कि दिल्ली में ज़्यादा सेफ महसूस करते हो? नहीं, सुरक्षित कहाँ पे हो ज़्यादा, मोहाली चंडीगढ़ में कि दिल्ली में? नहीं, हम तो जब से यहाँ आए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो वहाँ के माहौल में, यहाँ के माहौल में जो हमने बता दिया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ ये है कि हर चीज़ बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती है। यहाँ पे तो अपना काम कर रहे हैं, हमें काम से मतलब है। अब कोई आता है, कस्टमर आता है, काम दे के जाता है। जब वो कपड़े भी उठाने आता है, बाई चांस हम नहीं भी होते हैं, तो हमें फ़ोन करके बुलाता है कि आप यहाँ पे नहीं हो, हमें कपड़े चाहिए आपसे। तो जब हम आते हैं तभी वो कपड़े उठाते हैं। ऐसे नहीं कि उन्होंने कपड़े उठाए और चले गए, ये चीज़ भी नहीं है। बहुत ही मतलब कि ईमानदारी और बहुत ही अच्छा माहौल है। संघर्ष किसे कहते हैं? अगर संघर्ष की बात करें, यूपी से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, इतना समय हो गया यहाँ, दिल्ली में भी रहे 10-12 साल, अब यहाँ चंडीगढ़ में आ गए हो। कहा जाता है कि यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम है, लोग मेहनत नहीं करते, क्राइम की तरफ ज़्यादा जाते हैं। या खाने के लिए कभी क्राइम करने का विचार आया अभी, आज रोटी नहीं खाने के लिए, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम है? नहीं, ये तो उनका अपना हिसाब है। मैं तो ये जानता हूँ कि मेहनत की कमाई में बरकत है। बाकी क्राइम करके अगर आप 10 लोगों को तकलीफ़ दे के अपना पेट पाल रहे हो, वो गलत है। क्योंकि जैसे आप सोच रहे हो कि 10 लोगों को हम तकलीफ़ दे के अपना पेट भर लें, तो उनके पीछे भी परिवार होता है। अगर उन्हें आप तकलीफ़ दोगे, एक लोग को खाना खिलाने के लिए अगर 10 लोग भूखे रह रहे हैं, उनको दुख हो रहा है, तो वो कमाई गलत है। क्राइम तो हर जगह के लिए गलत है, हर किसी के लिए गलत है। मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती। मेहनत से कमाओ। जहाँ आप क्राइम करके 500 कमाना चाहते हो, तहाँ 100 रुपये मेहनत से कमा लो। उसमें इज़्ज़त भी है और बरकत भी है। यहाँ पे कभी किसी ने उठाने की कोशिश की है? या कोई आदमी वैसे आ गया होगा, तुम मुसलमान हो, यहाँ से उठ जाओ, यहाँ पे बैठ नहीं सकते, कभी किसी ने कहा है यहाँ पे? नहीं, जात धर्म के मामले में तो यहाँ पे किसी ने नहीं कहा कि आप मुसलमान हो, यहाँ से हटो, यहाँ पे मुसलमान अलाउड नहीं है, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। और सब लोग आते हैं तो कहते हैं अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करके कमा रहे हो, आप बैठो, हम आपको सपोर्ट करते हैं कि आप मेहनत करके कमा लो, चाहे कोई भी हो, मेहनत कर लो, कमा लो, हम आपके साथ में हैं। ये चीज़ हमने देखी यहाँ पे। यहाँ पे इतने समय से बैठे हो, किसी ने खाना खिलाया है? सोसाइटी में यहाँ पे रहते हो, मोहाली चंडीगढ़ के पॉइंट में बैठे हो, किसी ने अभी तक खाना खिलाया भी? ठीक है, तुम काम कर रहे हो, यहाँ पे आते हो, मेहनत करते हो। हाँ जी, यहाँ पे हम जो है आंटी जी के यहाँ पे पड़ोस में सामान रखते हैं, तो वो तो मेरे को बिना मांगे ही, बिना पूछे ही, वही 11 बजे के टाइम पे या 11 से 12 के बीच में ही अपने आप ही रोज़ के रोज़ वो चाय मेरे को देती हैं। और कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है, पानी ज़रूरत पड़ता है, ठंडा पानी ज़रूरत पड़ता है, तो मैं उनसे लेके आता हूँ। बाकी वो मेरी बहुत हेल्प करती हैं यहाँ पर। ये चीज़ दिल्ली में देखने को मिली है भी, किसी ने पानी पिला दिया हो, खाना खिला दिया हो? नहीं, वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे अगर आपको खाना खाना है तो ढाबे हैं या होटल हैं, वहीं जाओ। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे अपना बंदा कमाना है, अपना ही खाना है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। पड़ोसी को पड़ोसी से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जात पात का तो नहीं दिखा भी कहीं, जैसे दिल्ली में चल रहा है? वैसे तो जात पात का नाम ही नहीं होना चाहिए कहीं पे। यहाँ पे देखा कभी जात पात को लेकर? जैसे मैं कैमरा मैन को कहूँगा, जिमें कि इन्होंने लिखा है ना बोर्ड के उत्ते अपना नाम भी लिखा है। मैं उस बाद फिर दोबारा गल करांगा। बकायदा लिखा है टेलर मोहम्मद हाशिम, नंबर भी दिता है। कभी ऐसा हुआ कि ये बोर्ड पढ़ के किसी ने फ़ोन किया हो कि तुम भी मुसलमान हो, ऐसे करके यहाँ मत बैठना? या कभी जात पात के नाम पे कभी फ़ोन किया गया हो, या किसी ने बोला हो भी यहाँ पे मत बैठो, या किसी ने ये बात कही हो भी वापस चले जाओ, जो कुछ भी ऐसा यहाँ पे हुआ हो आपके साथ? नहीं, इस मामले में तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और कोई अगर मेरे पास कॉल करता भी है तो सिर्फ काम के लिए करता है कि अगर मेरे पास कोई कपड़े उनके हैं, सिलने के लिए हैं या पड़े हैं सिलने के लिए, या वो देना चाहते हैं, तो ही मेरे पास कॉल आता है। बाकी ऐसा कोई अननोन पर्सन कॉल नहीं करता कि मेरे को परेशान करे इस मामले में कि मैं मुसलमान हूँ, यहाँ पे क्यों बैठा हूँ। इस मामले में किसी ने मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। कहते हैं कि मेहनत करके सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अब वो नौजवान जो यूपी के हैं, जो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, आप भी यूपी के हो, क्या कहना चाहते हैं उनको? मैं तो सीधी बात यही जानता हूँ, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, एक वक्त की रोटी भी नहीं होती, उस वक्त उसके पास एक चीज़ रह जाती है, वो है मेहनत। वो चाहे तो सब चीज़ हासिल कर सकता है, मगर मेहनत करके करेगा तो लोग उसकी इज्जत करेंगे। क्राइम करके अगर वो अपने पास कुछ भी लेता है या कुछ भी करता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता। अगर इस दुनिया में बंदे ने इज्जत से रोटी खा ली, कमा के खा ली, तो बहुत कुछ कर लिया। बाकी तो कमाना खाना सबका अपना अपना है।
एक मेरा और सवाल है कि जिस सब यहाँ बैठे हुए तो एक दिन में कितनी कमाई हो जाती है यहाँ पे? कितने लोग आके ये से कपड़ा सीने के लिए बोल देते हैं या पर्दे सीने के लिए बोलते हैं? कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में? एक दिन में 8 से 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग। अभी स्टार्टिंग है मेरी, 1 महीना हुआ है बैठे हुए यहाँ पे, तो अभी सबको जानकारी नहीं है कि मैं यहाँ पे अल्ट्रेशन का काम कर रहा हूँ। तो 8 से 10 लोग जो है दिन में आ जाते हैं। उतने में मेरे को कभी 300, कभी 400, कभी 450 ऐसे बन जाता है। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि काम बहुत ही घट होता है, कभी 200 ही रह जाता है, कभी 100 ही रह जाते हैं ऐसा। तो कभी ये मन में विचार कैसे आया कि सोसाइटी के बाहर ही यहाँ पे मशीन लगा लें, या दुकान लेने का कभी विचार नहीं आया अभी दुकान में बैठ जाएं? हाँ, देखा जाए तो दुकान के लिए तो आप यहाँ पे दुकान लेने के लिए तो फिर अपने पास पैसा भी होना चाहिए, बजट उसी हिसाब का होना चाहिए कि दुकान ले रहे हैं तो उस हिसाब का बजट होना चाहिए। अभी हमारे पास उतना बजट नहीं है, हम रोज़ की दिहाड़ी कर रहे हैं, अपना घर का खाना खर्चा चला रहे हैं इस वक्त। 200-250 में आजकल का कुछ नहीं होना। 200-250 में बस ये है कि घर जाओ, सुबह से शाम को काम करके तो ये हो जाता है कि आज ये चीज़ लानी है, राशन लाना है, ये करना वो करना, तो उतने में ख़त्म हो जाता है। तो उससे आगे हम सोच भी नहीं पाते कि अभी जब पैसा ही नहीं है तो दुकान कहाँ से लेंगे, ये चीज़ हो जाती है। तो अभी कोविड चल रहा था, मार्च में लॉकडाउन हो गया, तो फिर कैसे यहाँ पे सर्वाइव किया? हाँ, यहाँ पे तो काफ़ी लोगों ने हेल्प भी की है। काफ़ी लोगों ने, कई बार ऐसा हुआ है कि हफ्तों खाने ही नहीं बनाना पड़ा है, गुरुद्वारे से खाना आ जाता था। और कुछ बंदे जो है राशन भी देते थे कि गरीब आदमी है, परेशान है, दिहाड़ीदार हैं, रोज़ के रोज़ कमाते हैं, रोज़ के रोज़ खाते हैं, तो उन्होंने तो हेल्प की। जहाँ तक कि जितने भी हमारे इधर के यूपी के थे जो रोज़ की दिहाड़ी करने वाले थे, जहाँ तक कि देखा जाए तो सबको राशन दिया गया है और गुरुद्वारे से खाना भी दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा हेल्प की गई है। और जो पिछला किराया बाकी है, हम यूपी से हैं, बाकी यहाँ के जो लोग हैं उनके मकान हैं, मगर उन्होंने ये तंग नहीं किया है कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर भी 5 महीने का किराया है, मगर उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप 5 महीने का किराया मेरे को अर्जेंटली दो। उन्होंने ये कहा है कि आपके पास जब हो जाए तब आप दे देना मेरे को। गुरुद्वारे से खाना आता रहा है? कितने टाइम गुरुद्वारे से खाना आता रहा है? राशन आता रहा है कि लंगर खाते रहे आप जो सेवा कर रहे थे गुरुद्वारे वाले? हाँ जी, वो तो मतलब कि उन्होंने तो आपको 3 टाइम का खाना देना ही देना है। उन्होंने ये कर रखा था कि जितने भी घर हैं उनको देख लिया कि इतने इतने घर हैं, यहाँ पे खाना पहुँचाना है। क्योंकि उस टाइम पे अगर गुरुद्वारे में खाना अगर खाने जाते तो उस टाइम पे भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि अगर गुरुद्वारे में हर कोई खाना खाने जाता तो भीड़ इकट्ठी होती। तो इसलिए उन्होंने घर घर पहुंचाने का जिम्मा लिया कि घर घर पहुंचा दो, वो ठीक है, वो सेफ़ है। इसलिए मेरा एक आखिरी सवाल है, जब किसी सरदार को देखते हो, किसी ने पगड़ी बांधी होती है, तो फिर मन में क्या विचार आता है? कोई डर की भावना नहीं उत्पन्न होती इससे कि हम मुसलमान हैं, हमारे सामने से कोई सरदार जी आ रहे हैं, कोई डर की भावना नहीं उत्पन्न होती। ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर हम कहीं भी मजबूर हो जाएं या कहीं परेशान हो जाएं, तो अगर कोई रुकता भी है तो वो पूछता है पहले कि क्या बात है, परेशानी है कोई। अगर हम बताते हैं कि परेशानी है तो वो उसका हल निकाल देते हैं, वो उनसे जो मदद हो सके वो कर देते हैं। एक बार ऐसे ही हम जा रहे थे काम करके शाम को, तो बाई चांस रेड लाइट पे जो मोड़ होते हैं वहाँ पे मेरा हल्का सा एक्सीडेंट हो गया। तो मेरी साइकिल जो है कार में ठुक गई थी। तो कार में ठुक जाने के बाद में मेरा रिम पूरा टेढ़ा हो गया था। चोट फ़िलहाल तो नहीं लगी थी, मगर रिम टूट गया था। तो उन्होंने बाहर निकल के, गाड़ी रोक के बाहर निकल के सबसे पहले यही सवाल पूछा कि तेरे चोट तो नहीं लगी। उन्होंने ये नहीं देखा कि गाड़ी में डेंट पड़ गया है इसकी साइकिल से, उन्होंने ये नहीं देखा। हालांकि उनकी गाड़ी पे स्क्रैच भी काफ़ी सारे आ गए थे, रिम टूट गई थी। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी गाड़ी में नुकसान हो गया है, इसको मारूं या इसको थप्पड़ मारूं या इससे पैसे लूं। उन्होंने ये पूछा कि तेरे चोट तो नहीं लगी बेटा? तो मैंने कहा नहीं अंकल जी, चोट नहीं लगी मेरे। कहले कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर जो है वो अपने चले गए। गाड़ी में सरदार थे? हाँ जी, सरदार जी थे। बाकी मेरे को इसीलिए मेरे को कोई ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होती कि यहाँ पे आके मैं मुसलमान हूँ, मेरे को कोई इस वजह से परेशान करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ਇਹ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਸ਼ਿਮ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ਿਮ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 11-12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਣ ਵੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਪੇੜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੁਦ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਸ਼ਿਮ ਜੋ ਆਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਸ਼ਿਮ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਇੱਕ BA ਪੜ੍ਹੇ ਸ਼ੈਫ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਮੋਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਫੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ। KFC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੋਮੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ।